दोस्तों आज मैं एक्सप्लेन करने वाला हूँ द 24 में रिलीज हुई एक बेहतरीन मूवी को जिसके अंदर हमें सब कुछ देखने को मिलने वाला है जैसे इमोशंस, ड्रामा, क्राइम, सस्पेंस, थ्रिलर और भी कुछ। तो आइए दोस्तों फिर एक्सप्लेन करते हैं आज की वन ऑफ द बेस्ट मूवी को जिसका नाम है भारती रणगल। साथ ही इसकी IMDb भी काफी ज्यादा बढ़िया है जो कि है 7.5 आउट ऑफ 10। तो चलिए दोस्तों एक्सप्लेन करते हैं आज का शानदार एक्सप्लेनेशन। तो कहानी की शुरुआत में हमें मालूम चलता है भारती रणगल नाम के बंदे ने CBI को सरेंडर कर दिया है। उस पर ब्लैक मनी जैसे क्राइम के चार्जेस लगे हुए होते हैं। गांव के बहुत सारे लोग उसको छुड़वाने के लिए प्रोटेस्ट कर रहे थे। सब लोग भारती को अपने भगवान जैसा मानते थे। अब यहाँ से सीन कट होता है। अब हमें रोनापुर नाम के एक गांव को दिखाया जाता है जहाँ पर पानी की बहुत ही कमी है। इस गांव में लोग एक एक बूंद पानी के लिए तरस रहे होते हैं। अब इधर भारती के बचपन को दिखाया जाता है। भारती अपने पिता की तरह सरकारी ऑफिस जाकर पानी का इंतजाम करने की पेटिशन देता है, लेकिन कोई भी ऑफिसर उसे सीरियसली नहीं लेता। अब काफी दिनों तक सरकारी ऑफिस के चक्कर लगा कर वो समझ जाता है कि इन सरकारी ऑफिसर्स को इस गांव की परेशानी से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अब फ्रस्ट्रेशन में भारती एक प्लान बनाता है। वो दोबारा पेटिशन देने जाता है जिसमें उसने साफ साफ लिखा था कि अगर उसकी मांगे पूरी नहीं की गई तो वह सरकारी ऑफिस को बम से उड़ा देगा। इस बार भी सरकारी दफ्तर में उसकी बातों को कोई भी सीरियसली नहीं लेता, लेकिन इस बार भारती सच में उस ऑफिस को बम से उड़ा देता है। इसी वजह से उसे 24 साल की जेल की सजा होती है। अब जेल में कोई भी बच्चा उसके साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता था, इसलिए वह अपनी दोस्ती किताबों से कर लेता है और पूरा समय जेल की लाइब्रेरी में बिताने लगता है। खास करके वह जेल में लॉ की पढ़ाई करता है। उधर उसकी छोटी बहन वैशाली उसका भाई इंतजार कर रही होती है। हर राखी पर वह सोचती है कि एक न एक दिन मेरे भैया आएंगे और मैं उनको राखी बांधूंगी। इतना ही नहीं, वो अपने भाई के लिए हर साल राखी निकाल कर बाहर रखती है। दूसरी तरफ हमें मालूम चलता है कि रोनापुर में वाटर सप्लाई के प्रोजेक्ट के दौरान वहाँ के लोगों को आयरन ओर मिले हैं। इसी कारण रोनापुर में स्टील की इलीगल माइनिंग का धंधा भी शुरू हो जाता है। इधर 24 साल पूरे होते ही भारती जेल से बाहर आता है। वो अभी तक एक लॉयर बन चुका होता है क्योंकि उसने जेल में बैठे बैठे लॉ की पूरी पढ़ाई कर ली थी। बाहर आते ही वो सबको इंसाफ दिलवाने में जुट जाता है, गरीबों की मदद करता है और धीरे धीरे करके सभी उसे मदद मांगने आने लगते हैं। इसी बीच उसकी मुलाकात एक डॉक्टर से भी होती है। यहाँ पर डॉक्टर मैम को भारती का काम काफी पसंद आता है। इधर एक दिन वरदा नाम का आदमी भारती के पास जाता है और उससे मदद मांगता है। वह भारती को बताता है कि स्टील कंपनी में काम करने वालों की हालत कितनी बुरी है। वर्कर्स को कंपनी ढंग से काम तक नहीं देती। वरदा आगे बताता है कि कंपनी से तंग आकर हम लोग प्लांट के मालिक खांडे के पास भी गए। खांडे से हम एक वर्कर यूनियन बनाने की मांग को लेकर गए थे, लेकिन हम वर्कर्स ने जिन पेपर पर साइन करा था खांडे ने उसे फाड़ दिया और हमें अगले दिन बुलाया। अगले दिन जाने पर खांडे के आदमी ने हमसे एक वर्कर का हाथ कटवा दिया। कोई पुलिस हमारी नहीं सुनता, कोई वकील हमारे केस तक नहीं लड़ता। यह सब सुनकर भारती वरदा को हिम्मत देता है और उससे कहता है कि तुम खांडे के पास फिर से जाओ, बाकी मैं देख लूंगा। अब भारती एक प्लान बनाता है। वह इस प्लान के अकॉर्डिंग एक पुलिस ऑफिसर को सारे क्राइम के चार्जेस समझाता है और साथ में उसे धमकी भी देता है कि अगर उस पुलिस ऑफिसर ने उसकी नहीं सुनी तो वह उल्टा उसी पर केस कर देगा। असल में ये सारे चार्जेस खांडे के आदमी पर लगने थे। भारती उससे कहता है कि तुम ये सारे चार्जेस लगाकर खांडे के आदमी को पकड़कर जेल में डाल देना। अगले दिन वरदा और वर्कर्स उस पुलिस ऑफिसर को खांडे के पास लेकर जाते हैं। खांडे वरदा को देखकर उसकी हिम्मत की तारीफ करता है। वह कहता है कि मैंने पहली बार किसी आदमी को देखा है जो मेरे खिलाफ दोबारा बोलने आया है। यह बोलकर खांडे अपने आदमी को वरदा को मारने के लिए कहता है, पर इतने में ही पुलिस ऑफिसर खांडे के आदमी को जेल ले जाने के लिए आगे आता है। पुलिस ऑफिसर खांडे के आदमी पर सारे क्राइम के चार्जेस लगाता है। इसी दौरान यहाँ पर भारती की एंट्री होती है। अब खांडे वहाँ चुपचाप खड़ा सब देखता है पर कुछ कर नहीं पाता। इधर पुलिस ऑफिसर खांडे के आदमी को पकड़कर जेल ले जाता है। उधर उस स्टील कंपनी के मेन हेड परांडे को यह सारी खबर मिल जाती है। वह खांडे से मिलकर सारे वर्कर्स को काम से निकलवाने को कहता है। अब सारे वर्कर्स को काम से निकाल दिया जाता है। वर्कर्स के पास रहने के लिए कोई भी जगह नहीं होती। सारे वर्कर्स अपने परिवार और बाल बच्चों के साथ भारती के पास चले जाते हैं। भारती उन सभी के लिए अपने जमीन पर टेंट लगवाता है और उन सभी को रोटी, कपड़े और रहने के लिए जगह देता है। अब इधर कोर्ट में यह मामला पहुंच जाता है जहाँ भारती परांडे पर केस कर देता है कि कैसे उसने इलीगली एक साथ इतने लोगों को काम से निकालकर रोड पर खड़ा कर दिया। लेकिन जज परांडे के फेवर में ऑर्डर दे देता है। ऐसा इसलिए क्योंकि वर्कर्स ने प्रोटेस्ट के दौरान रूल्स फॉलो नहीं करे थे। यह सुनते ही भारती बहुत ही शॉक्ड रह जाता है। ऑर्डर्स के बाद भारती वर्कर्स के लिए दूसरी जगह काम मांगने जाता है, पर सब जगह से उसे निराशा ही हाथ लगती है। असल में परांडे ने सारी बड़ी बड़ी कंपनियों को अच्छे से समझा दिया था और सारी कंपनी को पैसा खिला दिया था ताकि कोई भी कंपनी उन वर्कर्स को काम पर न रखे। अब धीरे धीरे भारती के लिए भी इतने घर परिवार को चलाना मुश्किल हो गया था। खाने पीने की दिक्कत आने लगी थी और पैसे भी कम पड़ने लगे थे। इसलिए एक दिन पति पत्नी अपनी पुरानी जमीन को बेचने जाते हैं ताकि उन पैसों से भारती की मदद कर सके, पर उन्हें मालूम चलता है कि उनकी जमीन पहले से बेच दी गई है। यह बात पता चलने पर वह लोग परेशान हो जाते हैं और तुरंत भारती के पास जाते हैं। वह सारी बातें उसे बताते हैं। भारती सारे पेपर्स देखता है। उसे समझ आ जाता है कि कैसे परांडे की कंपनी ने सारे वर्कर्स से जमीन को हथिया लिया है। ऐसा कंपनी ने वर्कर्स को धोखे में रखकर
धक्का करा है। भारती इस मुद्दे को लेकर कोर्ट में जाता है। कोर्ट में पांडे का वकील उसे हराने की पूरी कोशिश करता है, पर वह जज से 2 दिन का टाइम मांगता है। जज उसे अपने आप को प्रूव करने के लिए आखिरी 2 दिन का टाइम देता है। इसी 2 दिन के बीच में उसकी बहन की शादी भी होती है, लेकिन भारती पर गाँव वालों को इंसाफ दिलाने की एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए भारती अपनी खुद की बहन की शादी में नहीं जाता। उसे पता चलता है कि पूरे गाँव की देखभाल और सुरक्षा उसके हाथ में है। वो पांडे के खिलाफ सबूत जुटाने में लग जाता है और उसे जैसे तैसे पांडे के खिलाफ सबूत मिल जाते हैं। अब वह कोर्ट में जाता है और कुछ गवाह के जरिए जब प्रूफ कर देता है कि पांडे ने ही सारे वर्कर्स के जमीन हड़पे हैं। इस पर जज पांडे को उसका पक्ष पेश करने के लिए 2 दिन का वक्त देता है। यह फैसला सुनकर पांडे का खून खोल उठता है और वो अपने वकील को जान से मारने लगता है। इस पर वकील डरते हुए पांडे को एक लिस्ट देता है और उससे कहता है कि अभी एक रास्ता है बचने का। पांडे उसका इशारा समझ जाता है और अपने आदमी को उस लिस्ट के सारे लोगों को मारने का ऑर्डर देता है। इधर पांडे का आदमी वर्कर्स के पास जाता है। वर्कर्स उसी टेंट में रह रहे होते हैं जो भारती ने उनके लिए बनवाया था। पांडे को भारती से अपना पुराना बदला भी लेना था, इसलिए वह एक छोटी बच्ची से एक एक करके लिस्ट के सभी आदमियों का नाम बुलवाता है और उन सभी को गोली मार देता है और लास्ट में बच्ची और उसके पिता को भी बड़ी बेरहमी से मारकर वहां से चला जाता है। चारों तरफ मातमचा छा जाता है। जिन जिन के परिवार के लोग मरे वह चीखने चिल्लाने लगते हैं। कुछ देर बाद जब भारती वहाँ आता है और सब कुछ देखता है तो वह पागल सा हो जाता है। जिन जिन लोगों के हक के लिए वह लड़ रहा था, इनमें से कई लोग मारे गए थे, इसलिए अगले दिन भारती कोर्ट नहीं जाता। दूसरी तरफ कोर्ट में भारती और वर्कर्स के ना होने के कारण जज पांडे के फेवर में ऑर्डर दे देते हैं। इतना ही नहीं, पांडे अपनी टीम को भारती रंगल के एरिया में भी फैंसी लगवाने को कहता है, जिससे वह उन मजदूरों के साथ साथ भारती की जमीन पर भी जबरदस्ती कब्जा कर सके। जैसे यह बात भारती रंगल को पता चलती है, वह बहुत ही गुस्से में आ जाता है। उसे एक बात अब समझ आ गई थी कि लीगल तरीके से वह किसी को भी इंसाफ नहीं दिला पाएगा। अगर उसको सबको इंसाफ दिलाना है तो उसे इलीगल तरीके का इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब वह वापस से पहले जैसा छोटा रंगल बन जाता है जो अपने हक के लिए किसी भी हद तक जा सकता था। वह पांडे के आदमी को बहुत ही मारता है और फेंसिंग की जगह उन्हें जमीन में एक एक करके गाड़ देता है। इतना ही नहीं, जो जमीन पांडे की लीगल नाम थी, भारती उस जमीन पर जबरदस्ती कब्जा कर लेता है और उस पर स्कूल हॉस्पिटल बनवाता है और वह अपना लॉयर का काम छोड़कर इसी स्टील प्रोडक्शन के धंधे में घुस जाता है और कुछ समय में वह रोनापुर में स्टील प्रोडक्शन को और तेजी से बढ़ाता है। इसी कारण आसपास के शहरों में पांडे के स्टील बिकने कम हो जाते हैं, तो वहीं भारती के स्टील काफी तेजी से बिकने लगे थे। वो अपने रास्ते में आने वाले सभी माफिया और गुंडों को खत्म करता जाता है और कुछ ही टाइम में वह सीधा साधा लॉयर भारती खुद एक बड़ा माफिया बन जाता है जो लोगों की सेवा करता है। एक तरफ भारती यह सब करता जाता है तो वहीं दूसरी तरफ वह डॉक्टर अभी तक भारती को पसंद करने लगी थी, इसलिए वह उसे यह सब इलीगल काम छोड़ने को कहती है। वह भारती को कहती है कि मैंने उस ईमानदार और सच्चे लॉयर से प्यार किया था, ना कि इस माफिया से। लेकिन भारती यह सब काम छोड़ने को राजी नहीं होता क्योंकि उसकी नजर में इसी तरीके से रोनापुर के लोगों की मदद की जा सकती थी और इसके चलते दोनों हमेशा के लिए अलग हो जाते हैं। अब भारती के चलते पांडे काफी गुस्से में आ जाता है। वह कोशिश करता है कि किस तरह भारती को वह रोक दें, पर भारती उसकी सारी कोशिशों को बेकार कर देता है। अब सीन यहाँ से चेंज होता है। अगले सीन में जर्मनी का सीन दिखाया जाता है जहाँ भारती की बहन वैशाली अपने पति के साथ रह रही होती है। भारती भी अपनी बहन से मिलने वहाँ आया होता है जहाँ वैशाली का पति भारती से मदद मांगता है। दरअसल उसे इंडिया में एक हॉस्पिटल खोलना था जिसके लिए उसे भारती की मदद चाहिए थी। भारती इस चीज के लिए तुरंत मान जाता है और अब उसकी बहन और उसके पति सब इंडिया आ जाते हैं। अब अगले सीन में भारती रंगल एक मीटिंग में जाता है और पुलिस वाले रंगल के पीछे से रंगल की प्रेग्नेंट बहन और उसके पिता को जेल ले जाते हैं। पुलिस वाले रंगल के पिता को बहुत मारते हैं। इतना ही नहीं, पुलिस ऑफिसर रंगल की बहन वैशाली को प्रेग्नेंट हालत में पुलिस स्टेशन में काफी देर तक खड़ा रखता है। वह उसे बैठने नहीं देता। वह वैशाली से कहता है कि जब तक तेरा भाई नहीं आएगा तब तक तो बैठेगी नहीं। वैशाली के प्रेगनेंसी का लास्ट मंथ चल रहा होता है। वह बहुत ही रोती है और बहुत मुश्किल से पुलिस स्टेशन में खड़ी हो पाती है। इधर जैसे ही रंगल को यह बात पता चलती है वह तुरंत पुलिस स्टेशन पहुंच जाता है। पुलिस स्टेशन पहुंचते ही पुलिस वाला उससे कहता है कि हमारे पास तुम्हारे खिलाफ अरेस्ट वारंट है। तुमने एक इंसान का मर्डर करा है जिसका हमारे पास आई विटनेस भी है और यह आई विटनेस और कोई नहीं बल्कि खांडे ही होता है। पर क्योंकि रंगल एक लॉयर था इसलिए उसके पास पहले से बेल पेपर होते हैं। वो उन पेपर्स को दिखाता है और अपनी बहन और पिता को जेल से घर ले जाता है। इतना ही नहीं, वह गुस्से में पूरे पुलिस स्टेशन को आग लगा देता है। इधर घर जाते ही रंगल अपने घर की सिक्योरिटी भी बढ़ा देता है। अब वह खांडे के पास जाता है और उसको बड़ी बेरहमी से मारकर उसकी आंखें निकालता है और एक डब्बे में रख लेता है। इसके बाद वह पांडे से मिलने उसके ऑफिस जाता है। वह हेलीकॉप्टर से उसकी ऑफिस की दीवार तोड़कर पांडे के ऑफिस में घुस जाता है। रंगल उसे अपना काम बंद करने की धमकी भी देता है। इतना ही नहीं, वह पांडे को खांडे की आंख भी दिखाता है और उससे कहता है कि अगर उसने आगे से उसके काम में टांग अड़ाया तो उसका हाल भी ऐसा ही होगा। यह बोलकर रंगल वहाँ से चला जाता है। पांडे और उसके आदमी रंगल का कुछ भी बिगाड़ नहीं पाते। पांडे यह सब कुछ देखकर हैरान रह जाता है और मानो बिल्कुल घबरा सा जाता है और वह सोचने लगता है कि वह रंगल को हराए। इधर रंगल अपने घर जाता है और वह किसी से फोन पर बात करता है। उतने में ही उसे पता चलता है कि हॉस्पिटल के लोगों की हालत बहुत ही खराब है। वह तुरंत जाके चेक करता है। जब वह देखता है कि सारे मरीज मर रहे हैं, वो लेडी डॉक्टर उससे कहती है कि
तुमने एक हॉस्पिटल तो बनवा दिया पर यहाँ की आधी से ज्यादा दवाएं गलत हैं या फिर बेकार हैं। अभ्यर्थी रंगल को समझ नहीं आता कि इसके पीछे जरूर किसी का हाथ है। काफी तहकीकात के बाद उसे पता चलता है कि उसी का आदमी वर्दा इन सब में मिला है। रंगल वर्दा के पास जाता है और उससे पूछने पर वर्दा रंगल को बताता है कि मैं परेशान हो गया था, हर जगह रंगल रंगल ही हो रहा था। तुम्हारे पास बड़ा घर है, बड़ी गाड़ी है, पर मेरे पास क्या है? मुझे इन सब में कुछ भी नहीं मिला। मुझे कोई भी पूछ नहीं रहा था, इसलिए मैंने तुम्हारी बहन के पति के साथ मिलकर यह सब करा। रंगल यह सुनने के बाद बिना देरी किए वर्दा को मार डालता है और उसके बाद वो अपनी बहन के पति से मिलने जाता है। वो आदमी रंगल से कहता है कि तुम्हारी बहन का पेट भरने के लिए मुझे ये सब करना पड़ा। कुछ लोग अगर मर भी गए तो क्या हो गया? रंगल यह सुनकर गुस्से में आ जाता है। वो अपने जीजा से कहता है रोनापुर के लोगों के आगे मेरे लिए कोई भी कुछ भी नहीं है। यह कहने के बाद वो अपने जीजा को भी मार डालता है। इसके बाद रंगल घर जाता है और अपनी बहन से मिलता है। वह वैशाली से पूछता है कि क्या तुमने खाना खाया? पर वैशाली कहती है कि जब मेरे पति आएंगे तभी मैं खाना खाऊंगी। यह सुनकर रंगल इमोशनल हो जाता है। वह वैशाली से कहता है मुझे वादा करो, चाहे कुछ भी हो जाए तुम अपने भाई को छोड़कर नहीं जाओगी। वैशाली यह वादा कर देती है। इसके बाद रंगल अपनी बहन को बताता है कि तुम्हारा पति अब कभी नहीं आएगा। उसकी बहन यह सुनकर अपने आप को रोक नहीं पाती। वह सदमे में चली जाती है और एकदम चुप हो जाती है। अब हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जब वैशाली को बच्चा होता है। रंगल वैशाली के बच्चे को अपने हाथ में पकड़ता है पर वैशाली अपना मुंह फेर लेती है क्योंकि वैशाली अभी तक अपने पति की मौत के सदमे से बाहर नहीं आई थी। और यहाँ से सीन चेंज होता है। पांडे रोनापुर में बनने वाले सीएम के भाई के साथ मीटिंग करता है। वह उसे रंगल को पूरी तरह से खत्म करने के लिए कहता है और बदले में उसे ढेर सारा पैसा देता है। अब सीएम ऐसा ही करता है। वो रंगल के सभी अड्डों पर छापा पड़वा देता है और इसके सभी फैक्ट्रीज को सीज करवा देता है। जैसे ही रंगल को यह बात पता चलती है वह एक प्लान बनाता है। सीएम के अपोजिट में सभा पार्टी रहती है। रंगल उनके साथ हाथ मिला लेता है और वह बनने वाले सीएम के सभी एमएलएस को उनके वजन के हिसाब से पैसे से खरीद लेता है, जिससे वह सभी एमएलए सीएम का साथ छोड़कर सभा पार्टी में जा मिलते हैं और इस तरह सीएम की पोजीशन किसी और को मिल जाती है। और इस तरह रंगल पांडे का यह प्लान भी फ्लॉप करवा देता है। पांडे ने सीएम के साथ रंगल को बर्बाद करने का प्लान बनाया था और रंगल ने सारी सरकार ही बदल डाली। अपनी बार बार हाथ देखकर पांडे बिल्कुल परेशान हो जाता है। उसका वकील पांडे से कहता है कि सर अब कुछ भी नहीं हो सकता, रोना पूरी तरह से रंगल के कंट्रोल में है, आप मेरी बात मानिए, जान ज्यादा प्यारी है, इसलिए रोनापुर को भूल जाइए। लेकिन पांडे को वकील की एडवाइस अच्छी नहीं लगती और वह गुस्से में आकर अपने वकील को ही मार डालता है। पांडे का रंगल को लेकर नफरत इतना बढ़ जाता है कि वह अब सीधे सीधे रंगल को खत्म करने की सोचता है। वह खुद अपने आदमियों को रंगल की स्टील कंपनी लेकर जाता है। सबसे पहले वह रंगल के पिता को गोली से मारता है, फिर वह रंगल के आदमियों पर एक साथ फायरिंग शुरू कर देता है, जिसके चलते रंगल के काफी लोगों की जान चली जाती है। इसके बाद पांडे सीधे सीधे रंगल पर हमला कर देता है, जहाँ दोनों के बीच एक बहुत ही बड़ी फाइट होती है। पांडे रंगल को बहुत ही चोट पहुंचाता है और उस पर भारी पड़ने लगता है, लेकिन जैसे तैसे रंगल पांडे को मार डालता है। अब यहाँ से कहानी के एंड में रंगल कहता है कि रोनापुर के लोगों को मैं कुछ नहीं होने दूंगा, चाहे कुछ भी हो जाए। और इसी के साथ यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये कहानी काफी ज्यादा पसंद आई होगी, क्योंकि मूवी काफी ज्यादा बढ़िया है। और इसी बात के लिए आप हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा। तो फिर मिलते हैं दोस्तों एक और बेहतरीन मूवी के साथ। जय हिंद दोस्तों।